हेलो एवरीवन। आज हम जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसका 5th चैप्टर पढ़ेंगे, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब देखते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे, लोग उनका चुनाव करते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों के देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका यह मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि 3000 साल पहले ऐसा देखा गया कि जो शासक थे, शासक चुनने की प्रक्रिया में या शासक बनने की प्रक्रिया में कुछ फर्क दिखाई दिया, कुछ परिवर्तन नजर दिए, मतलब कुछ परिवर्तन नजर आए। तो क्या परिवर्तन थे? परिवर्तन यह था कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, मतलब वो लोग बड़े बड़े यज्ञ करके राजा बन गए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो अगर हम लोग ने रामायण देखी होगी तो राम भगवान ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और उनके घोड़ों को किसने रोका था? लौ और कुश ने रोका था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा के द्वारा एक घोड़ा मतलब छोड़ दिया जाता था स्वतंत्र विचरण के लिए, और इस घोड़े को अगर कोई और राजा रोक लेता था तो उनसे उसको युद्ध करना पड़ता था। मतलब जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, जिनका घोड़ा होता था, उनसे और जिसने घोड़ा रोका है, दोनों के बीच में युद्ध होता था। और अगर घोड़े को जाने दिया जाता था तो यह समझा जाता था कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, और यह यज्ञ तो यज्ञ में क्या होता था, सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था और यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा मतलब विशिष्ट पंडितों द्वारा संपन्न किया जाता था और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। और जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है वो बहुत शक्तिशाली मान लिया जाता था। ठीक है, और इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था, जैसा पूजा पाठ में होता है। ठीक है, विष अथवा वैश्य जिसे लोग क्या करते थे, उपहार लाते थे। ठीक है, और पुरोहितों ने जिन्हें शूद्र माना था, ये जो जाति व्यवस्था है ये ब्राह्मणों के द्वारा ही दी हुई थी। ठीक है, तो पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए यहाँ पर वर्ड की चर्चा की गई है। इस समय उत्तर भारत में मतलब जो नॉर्थ इंडिया है उसमें खासकर जो ये गंगा यमुना का क्षेत्र है, इसमें कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद ये रचे गए, इसलिए इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। और इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई थी। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक,
मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है, मतलब लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया और जिन्हें वर्ण कहा गया, जिनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। ठीक है, और पहला वर्ण क्या था? ब्राह्मणों का था। मतलब इन्हीं लोगों, ब्राह्मणों ने ही बनाया है। ठीक है, और उनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, और जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और उनका काम युद्ध करना होता था और लोगों की रक्षा करना होता था। और तीसरे स्थान पर वैश्य थे। ठीक है, तो वैश्य क्या थे? इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। मतलब जो खेती करते थे या पशु पालते थे और जो व्यापार करते थे, वो वैश्य में आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। जो क्षत्रिय थे और जो वैश्य थे, दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और वर्णों में जो अंतिम स्थान था वो शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखिए, महिलाओं को शूद्रों के बराबर माना जाता था और महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती हैं। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकारी, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इसमें वो लोग आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क को अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उस टाइम भी कुछ लोग ऐसे थे जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निवारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। मतलब विरोध तब भी लोग करते थे। ठीक है, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित रहा। तो इस महाद्वीप के मतलब पूर्वोत्तर, मतलब पूर्व प्लस उत्तर, पूर्व उत्तर अगर हम देखें तो इन इलाकों में क्या था? सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम थी और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो पुरोहितों का प्रभाव सीमित था, इसीलिए तो असमानता कम थी। ठीक है, अब देखते हैं जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, मतलब अब वो लोगों के राजा ना होकर एक जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह से होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। तो देखिए, खुदाई में जो खुदाई हुई है उसमें क्या है? दिल्ली में क्या मिला है? पुराना किला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अजंती खेड़ा इसमें खुदाई हुई है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मिले हैं।
अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि कहाँ कहाँ खुदाई की गई है और क्या क्या मिला है। तो कई जनपदों की खुदाई हुई है, उसमें दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर हस्तिनापुर ठीक है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा है। तो इन जगह पे खुदाई हुई, तो इससे क्या पता चलता है कि लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब ये उनके मिट्टी के बर्तन, इसके बारे में हमने बता ही दिया। महाजनपद, अभी तक जनपद था, अब क्या महाजनपद। अब देखिए करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। तो करीब 25 साल पहले, ठीक है। तो पहले क्या था, जन था मतलब लोग थे, तो उनके राजा थे, फिर वो जनपद बना, जहाँ वो जन लोग बसते थे उसको जनपद कहा गया, ठीक है। तो राजा जनपद के होने लगे। अब कुछ जनपद महाजनपद के रूप में उभरे, ठीक है। तो करीब 25 साल पहले कुछ जनपद अधिक इम्पॉर्टेंट हो गए, ठीक है, और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, एक कैपिटल होती थी, और कई राजधानियों में किले बंदी की गई होती थी। सेफ्टी के पर्पज से किले बंदी की जाती थी, ठीक है। तो किले बंदी का क्या अर्थ होता है कि इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, मतलब सेफ्टी के पर्पज से। तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि जैसे जो राजा लोग थे, जैसे अभी किसी का हम घर देखते हैं, घर बहुत अच्छा होता है, अगर बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ मतलब कोई किसी पैसे वाले इंसान का घर है ये। तो उसी तरह क्या था कि ये लोग मतलब खूब ऊंची ऊंची दीवारें से या तो किलेबंदी करवाते थे, तो इससे उनका पता चलता था कि हाँ ये राजा के पास बहुत दौलत है, तो ये अपनी शक्ति का और अपनी दौलत का प्रदर्शन करते थे। देखिए ये मैप दिया गया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर दिए हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ी होगी। और क्या चेंजेस आए, अब राजा सेना रखने लगे थे, ठीक है। अब उनको सेना की आवश्यकता महसूस हुई और राजा सेना रखने लगे, और वो सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। और वो सिपाहियों को एक नियमित वेतन देते थे और उनको पूरे साल के लिए रखते थे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्के क्या होते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए एक कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देखिए दीवार, ठीक है। कर, अब कर आजकल जिसको टैक्स कहते हैं, ठीक है, तब भी हुआ करते थे कर, ठीक है। तो जो महाजनपद थे, महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और क्या था, ये बड़ी सेनाएं रखने लगे थे। तो इसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ठीक है, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, मतलब जो उनके लिए काम करें। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जब इन्होंने अपना कारोबार इतना फैला लिया, सेनाएं रखने लगे और किलेबंदी करवाने लगे, ठीक है, तो ये छोटे छोटे गिफ्ट्स पर तो डिपेंड रह नहीं सकते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि नियमित कर की व्यवस्था कर दी। अब कर क्या क्या थे, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो कृषक ही थी।
तो इसलिए कृषक मतलब जो कृषि पर कर लगाए जाते थे फसलों पर, वो सबसे इम्पोर्टेंट थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था और जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। मतलब जो कर के जो रूप थे वो अलग अलग थे। कोई मेहनत करके चुकाता था, कोई फसल दे के चुकाता था और कोई जंगल से प्राप्त वस्तुओं से चुकाता था। मतलब तो कर का निर्धारण सबके लिए अलग अलग किया गया था। देखते हैं कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। अब वो देखते हैं दो चेंजेस कौन से थे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो फाल थे हल के जो फाल होते थे अब वह लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था और इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई। मतलब लकड़ी की जगह पर लोहे के फाल का यूज़ होने लगा तो इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ जाएगी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अभी भी धान का रोपण ही होता है तो, लेकिन पहले क्या था, बीज बोया जाता था, उससे पैदावार कम होती थी। तो दो परिवर्तन कौन से थे, एक तो हल के फाल यूज़ किए जाने लगे और दूसरा धान के बीज का छिड़काव ना कर क्या किया जाने लगा, धान का रोपण किया जाने लगा। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अधिक होती थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर ही करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 4 में मगध को ढूंढो। मगध मतलब कि बिहार हो, आप देख लीजिएगा। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है, तो 200 सालों के भीतर जो मगध था, आज का हम जिसको बिहार कह सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट जनपद बन के उभरा। तो और हम बिहार से गंगा तथा सोन जैसी नदियाँ होके बहती हैं ना, मगध से होके। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं। जैसे कि झारखंड अलग हुआ है ना, झारखंड कहाँ से अलग हुआ, आज के बिहार से अलग हुआ है। तो अगर हम उस पूरे एरिया को देखते हैं तो झारखंड में कितना ज़्यादा वो सब पाया जाता है, खनिज वगैरह कितने ज़्यादा पाए जाते हैं, लॉ एस्ट बहुत पाए जाते हैं ना झारखंड में। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया। बिहार में राजगृह, जो आधुनिक राजगीर है, वो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र मतलब आज के पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। ठीक है, सिकंदर को विश्व विजेता लोगों ने घोषित भी किया, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था, वो बात की बात है। ठीक है, तो वो कहाँ का था, मेसिडोनिया का था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, और जब वो मगध की ओर बढ़ना चाहा
ठीक है। तो क्या क्या उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब हम वज्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उसके नज़दीक ही एक वज्रराज था। अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। ठीक है। और यहाँ एक अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिससे गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। अब देखिए, जो मगध था वहाँ पे तो एक ही शासक थे। ठीक है। और वो बहुत शक्तिशाली महाजनपद हो गया था। उसके पास में ही वज्र है। वज्र तो एक शक्तिशाली राज्य बन गया था मगध, और वज्र उसके नज़दीक में था और जिसकी राजधानी कहाँ थी? बिहार। मतलब तब वैशाली कहते थे, हम उसको आज बिहार कहते हैं। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। और उसमें क्या होते थे? कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ऐसा था गढ़ व्यवस्था में। और जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वो मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्री, दास तथा कामगार इन सभाओं का हिस्सा नहीं होते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो दोनों गढ़ या संघ से बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो अगर जब हम बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ेंगे तो दोनों ही क्या थे? गढ़ या संघ से संबंधित थे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है। चैप्टर खत्म होता है। अगला